हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बेस में आज हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका प्रश्न है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ टू प्लेट 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर थिक ग्लास शीट ऑफ के इक्वल्स टू 4। यानी 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर की दो प्लेटों के समानांतर प्लेट कंडेंसर की धारिता की गणना करें, जिन्हें के बराबर 4 की 2 मिलीमीटर मोटी कांच की शीट से अलग किया गया। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता निकालनी है, और आपको एरिया दिया गया है। ठीक है, एरिया दिया गया है, ठीक है, डायमेंशन दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हैं, और डी का मान दिया, के का मान भी दिया है, तो यहाँ पे आपको सी निकालना है। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले डी की वैल्यू, थिकनेस ऑफ कैपेसिटर, यानी धारिता की चौड़ाई, सॉरी संधारित्र की चौड़ाई, संधारित्र की चौड़ाई यानी डी। डी कितना है आपका, यहाँ पे 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर। दूसरा क्या है, के की वैल्यू, के बराबर 4, ठीक है, और एरिया निकालना है, तो एरिया आपका हो जाएगा क्षेत्रफल ए, कितना है 100 गुणा 100, इसे आप लिख सकते हैं 10⁴ सेंटीमीटर। इसे भी सेंटीमीटर में परिवर्तित कीजिए, तो 2 इंटू 10⁻⁻1। आप जानते हैं कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो आपका कितना होता है, जो है वो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप 2 मिलीमीटर की बात करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू है, ए बी है, के बी। सी निकालेंगे, सी इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख देंगे, सारी आपकी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे रख देंगे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे, 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ए कितना है आपका 10⁴ अपॉन डी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे, (17.70 इंटू 10⁻⁹), ठीक है। या इसे आप लिख सकते हैं 1.77
इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो ये आपका C की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से आप सॉल्व करें, नोट करें। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, यानी परावैद्युत स्थिरांक आपका क्या हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम परावैद्युत स्थिरांक की बात करें तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो कि आपके बराबर होती है, जो मटेरियल है उसका जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो धारिता है, अपॉन जो वैक्यूम में उसकी धारिता। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, एक फॉर्मूला है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट insulating substance that is equals to the ratio of material's capacitance to the capacitance of vacuum is known as the dielectric constant। क्या कहा है कि जो आपका परावैद्युत जो स्थिरांक है वो बराबर होता है जो आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, और वैक्यूम में उसकी कैपेसिटेंस, यानी किसी मटेरियल में उसकी कैपेसिटेंस और वैक्यूम में उसकी कैपेसिटेंस के बराबर, टी नॉट से रिप्रेजेंट। किसी विद्युत रोधी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की धारिता और निर्वात की धारिता के अनुपात के बराबर होता है परावैद्युत स्थिरांक के रूप में जाना जाता। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके नोट। ये जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। एप्सिलॉन जो होता है वो बराबर है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर, बराबर है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी तरीके से फोर्स की बात करें, ठीक है, फोर्स जो है वैक्यूम में इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर जो है दो चार्जेस के बीच में जो है फोर्स लग रहा है वैक्यूम में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर दो चार्जेस किसी मीडियम में है, किसी माध्यम में है, उसमें जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 है, इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो अब लिखेंगे डिवाइडिंग 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा, F अपॉन F1 FM इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन इसका जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो F अपॉन FM इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F अपॉन FM इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका एप्सिलॉन आर के बराबर हो। तो फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है परावैद्युत स्थिरांक है उसकी वैल्यू देखें तो F अपॉन FM हो, इस तरीके से ये आपका हो। अब यहाँ पे अगर आप जो है एयर के लिए निकाल रहे हैं,
किसके लिए निकाल रहे हैं? एयर के लिए निकाल रहे हैं। तो एयर के लिए परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी मेटल के लिए निकालते हैं, धातु के लिए निकालते हैं, तो धातु का परावैद्युत स्थिरांक सबसे ज्यादा यानी इंफिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका परावैद्युत स्थिरांक है वो 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका फोर्स के टर्म में, ठीक है, फोर्स के टर्म में आपका जो है परावैद्युत स्थिरांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नोट। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, यानी कैपेसिटर का संयोजन, ठीक है। तो जैसे कि आपने जो है रेजिस्टर के बारे में पढ़ा है, जो आपके प्रतिरोधक होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा कि सर्किट में उन्हें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इसी प्रकार से ही आपके जो कैपेसिटर होते हैं, जो आपके संधारित्र होते हैं, इनको भी अलग अलग तरीके से संयोजित किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो संयोजन है श्रृंखला में या जो आपका श्रेणीबद्ध तरीके से जो आपका संयोजन है उसके बारे में बात करें, यानी जब आप कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं। तो जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके का होता है। अब क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है आपको पता है कि ये क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। अब नॉर्मल कैपेसिटर तो चार्ज नहीं होगा, इसको आप कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो आपके पैरेलल प्लेट कुछ इस तरीके से संयोजित किए जाते हैं कि पहले का जो आपका दूसरा प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से इस तरीके से जोड़ा जाए। तो यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 2 कैपेसिटर का है, यानी 2 संधारित्र का है। इसी तरीके से अगर 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक 4 या n आप संयोजित करते हैं, तो इसी तरीके से पहले का दूसरा प्लेट दूसरे के पहले प्लेट से जुड़ेगा, दूसरे का दूसरा प्लेट तीसरे के पहले प्लेट से जुड़ेगा, तीसरे का दूसरा प्लेट चौथे के पहले प्लेट से जुड़ेगा, और इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे जो चार्ज दिया जाता है वो पूरे सर्किट में सेम होता है, यानी जो आपका चार्ज एक कैपेसिटर में होगा वही दूसरे में होगा, वही तीसरे में होगा, ठीक है। और अगर हम कुल आवेश की भी बात करें सर्किट में तो वह भी Q हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान, तो आप इस डायग्राम को बनाइए। मान लीजिए हमारे पास जो है 3 कैपेसिटर है, संधारित्र है, जिन्हें आपस में सीरीज में जोड़ा गया। फिर इसे आपका एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो करता है, जब वहां पे आपका एक विभव अंतर उत्पन्न किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का कार्य करता है। अब क्या होगा, इस बैटरी से जो है धारा निकलेगी इस तरीके से, और क्या होगा, जो आपका कैपेसिटर है, मान लीजिए C1 C2 C3 जो है ये कैपेसिटर जो है वो है, और C1 C2 C3 इसके कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पहला जो कैपेसिटर है उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के कारण, ठीक है, प्रेरण के कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा।
अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो C2 कैपेसिटर है ये यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसी तरीके से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके तीनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में है वो V है। तो यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, आपको पता है, आपने रेजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि सीरीज में क्या होता है, आपके जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले कैपेसिटर पे V1 पोटेंशियल है, दूसरे में V2 और तीसरे में V3। लेकिन जैसे हमने चार्जेस की बात करी तो कुल जो आवेश होगा वो यहाँ पे वही होगा, जो कुल होगा वही इन सब का होगा, यानी तीनों में जो आवेश होगा वो Q होगा। ठीक है, ठीक। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, हमें पता है C बराबर Q अपॉन V होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, C बराबर Q अपॉन V क्या है, आपका फॉर्मूला है। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q अपॉन C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट के लिए V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल। तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर ठीक है, पहले कैपेसिटर के लिए आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा इक्वल्स टू Q अपॉन C1। दूसरे कैपेसिटर के लिए लिखेंगे फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2। और तीसरे कैपेसिटर के लिए यानी फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगर हम इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, यानी कि जैसे यहाँ पे आपके पास तीन कैपेसिटर है, इसकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर लें, इनके कॉम्बिनेशन को, उसको हम नाम दे देते हैं CS, तो हमारे पास जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके का है। इसकी कैपेसिटेंस हम CS ले लेते हैं, चार्ज हो जाएगा Q और पोटेंशियल हो जाएगा V। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, V जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, V1, V2, V3। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, जो V पोटेंशियल है V1, V2, V3 में बढ़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं जो कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे आप जानते हैं CS बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, यानी V इक्वल्स टू Q अपॉन CS। तो ये रख देंगे यहाँ पे Q अपॉन CS V की जगह, Q अपॉन CS इक्वल्स टू V1 Q अपॉन C1 प्लस V2 Q अपॉन C2 प्लस V3 Q अपॉन C3। तो ये Q इंटू 1 अपॉन CS हो जाएगा और ये Q बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए।
अब हम चलते हैं दूसरे संयोजन की ओर, जो है कैपेसिटर इन पैरेलल, संधारित्र समानांतर में। यानी यहाँ पे इस केस में जो संधारित्र होंगे वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड होंगे, यानी समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है कि पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई, वहीं पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई। इसी प्रकार से आपके n संयोजन होते हैं। अब हम यहाँ पे जो है इस कॉम्बिनेशन के लिए जो आपका नेट कैपेसिटेंस है उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 3 कैपेसिटर है जो कि आपस में पैरेलली यानी समानांतर रूप से जुड़े। इस तरीके से हमने जोड़ दिया है, ये बैटरी से जुड़े हैं। C1, C2, C3 कैपेसिटेंस है। अब इस केस में क्या होता है, आपको पता है, आपने जो है जब हम रजिस्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रजिस्टर में कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता है कि क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम है। यानी जो सर्किट में यहाँ पे टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, विभवांतर V है, तो यहाँ पर C1 के लिए भी विभवांतर V होगा, C2 के लिए भी V होगा और C3 के लिए भी V होगा। वहीं चार्जेस की बात की जाए तो चार्जेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, आवेश बढ़ जाते हैं, तो हम आवेश ले लेते हैं Q1, Q2, Q3 और टोटल हम आवेश जो है Q ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि यहाँ पे चार्ज होगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, तो आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर फर्स्ट कैपेसिटेंस, यानी पहले कैपेसिटर के लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन V या Q1 इक्वल्स टू C1 V फर्स्ट। इसी तरीके से फॉर सेकेंड कैपेसिटर C2 हो जाएगा बराबर Q2 अपॉन V या Q2 इक्वल्स टू C2 V दूसरा। तीसरे कैपेसिटर के लिए फॉर थर्ड कैपेसिटर C3 बराबर हो जाएगा Q3 अपॉन V यानी Q3 इक्वल्स टू C3V। तीसरी इक्वेशन नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से अगर हम, जैसे हमने पहले वाले डेरिवेशन में किया, हम क्या करेंगे, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट ले लें, यानी हम इसकी जगह, ये 3 कैपेसिटर है, इनकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर लें और उसकी कैपेसिटेंस हम Cp लें। ठीक है, तो आप इसका जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, इसका Cp कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, चार्ज Q हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कैपेसिटेंस आएगा Cp इक्वल्स टू Q अपॉन V आ जाए या V इक्वल्स टू Q अपॉन Cp। जैसे आप लिख सकते हैं Q के टर्म्स में लिख लीजिए,
Q इक्वल्स टू CPV। ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि चार्जेस यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज बढ़ते हैं यानी जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है Q1 Q2 Q3 में, तो उसी को लेके हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो आपका जो टोटल चार्ज होगा यानी कुल आवेश वो क्या होगा Q, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की वैल्यू जाएगी CPV, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है आपका C1V, Q2 है C2V, Q3 है C3V। वैल्यू रखते हैं C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा CPV इक्वल्स टू, V कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हम कैपेसिटर को अलग अलग तरीके से संयोजित कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी हमने डिराइव किया। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।